नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके सामने पर्यावरण का एक जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय समझौता, उसी को लेकर आए हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर्यावरण के प्रति होता क्या है, होता क्यों है। जब हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के द्वारा कुछ ऐसे अवांछनीय कार्य कर दिए जाते हैं जिससे कुछ ऐसी गैसें, विषैली गैसें को उत्पन्न हो जाती हैं जिससे पूरे विश्व लेवल पे बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता लाया जाता है और फिर उसके बाद एक नियम के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत उसको सही करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले जो पहला समझौता आया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जापान का एक शहर है क्योटो, वहीं पर यह समझौता को लाया गया था और प्रोटोकॉल नियम है। और ये समझौता लाने के लिए विश्व लेवल पर लगभग 159 देशों ने मिलकर इसमें सहभागिता निभाई थी। और प्रश्न बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग से। अब आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या? जो आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। गर्मी वाला जो सीजन होता है, हाई लेवल बढ़ता चला जा रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है, आगे क्रम में हम इसको देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका तापमान, पृथ्वी का कैसे, इसका तापमान कैसे बढ़ता है। तो कुछ पहले से पृथ्वी पे गैसें हैं जो मानक तौर पे एक सुचारू रूप से चलने के लिए अनुकूल थी, उसमें बदलाव होने लगे। जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.009% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। इसमें कुछ बदलाव होने लगे। इसी को, बदलाव को रोकने के लिए इस प्रोटोकॉल को हम लोग ला गए हैं। अब ये देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल ये बदलाव कैसे हुआ, उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। तो देखते हैं, एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें हम आप लोग रहते हैं और इस पे कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का होता है। इसके चारों तरफ कुछ नहीं, ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। और जो सूर्य से प्रकाश से किरणें आती हैं, यह लघु तरंगे के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। और जो पहले से व्याप्त हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें हैं और कुछ अवांछनीय तत्व हमारे आपके द्वारा पनप चुके हैं, जैसे कि मीथेन गैस और क्या नाम है, CFC गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये अवांछनित रूप से हमारे आपके द्वारा बहुत ज़्यादा निर्माण हो गए हैं। जब सूर्य की प्रकाश लघु तरंगे के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी का एक नेचर है, जो आएगा सो जाएगा। यानी कि जो प्रकाश आता है तो इसको जाना होता है। तो जब ये जाने का सिलसिला इसका होता है तो पहले से व्याप्त जो अवांछनीय गैसें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं कणों के, वो इस गैसों को सोखने का कार्य कर देती हैं। और जैसे ये गैस सोखते हैं तो इस गैसों को सोखने की सिलसिला में पूरे कण जो होते हैं एक गर्म जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। और जैसे ही ये गर्म जैसे स्थिति पैदा करते हैं, एक समस्या पैदा होती है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद
यह दीर्घ तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल से निकल जाती है। और जो ये गैसें पहले से पनप चुकी हैं, इसको रोकने के लिए एक नियम बनाया जाता है और इसी को नियम के अनुसार एक प्रोटोकॉल को लाया गया था। और जब ये तरंगे आती हैं तो इस तरंगे को हम लघु तरंगे भी कहते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। एक बार प्रश्न बना था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। सूर्य की जो किरणें आती हैं पृथ्वी पे, इसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं या इसका दूसरा नाम है लघु तरंगे। और जो इस पृथ्वी से फिर वापस जाती हैं तो एक दीर्घ तरंगे के माध्यम से निकलती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल जो सोख लेते हैं, इससे गर्मी जैसी स्थिति पैदा होती है। फिर उसके बाद एक समय के बाद पृथ्वी सूर्य के द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा को छोड़ देता है और जो एक गैसें निकलती हैं, इसे हम औरक्त तरंगे या दीर्घ तरंगे कहते हैं। तो पृथ्वी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली जो गैसें होती हैं, दीर्घ तरंगे या औरक्त तरंगे जिम्मेदार होती हैं। तो अब देखते हैं पृथ्वी के जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो सबसे पहले जो पहला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आपके द्वारा अत्यधिक दोहन, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि के फैक्ट्रियों के द्वारा निकलने वाली गैस है। उसके बाद दूसरा जो है मीथेन गैस है। मीथेन गैस को बारे में हमेशा प्रश्न बनता रहता है, ये गैस का निर्माण कहाँ से होता है। और यह गैस जो है धान के खेत से, दलदली वाले भूमि से और जुगाली करते हुए पशु के मुख से। और एक प्रश्न पीसीएस में यहाँ बनाया था कि दीमक की तीड़ जो होती है, जो चाल के रखते हैं, उसमें से कौन सी गैस निकलती है। उसमें से मीथेन गैस निकलती हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदार सीएफसी गैस होती हैं। एक बार प्रश्न पूछा सीएफसी का फुल फॉर्म बताइए, तो सीएफसी का फुल फॉर्म जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, एसी से, फ्रिज से, शीत प्रशीत जो संसाधन हैं औरतों के, उनसे निकलता है। अब आप लोगों के जहन में एक प्रश्न बनता होगा कि औरतें तो संसाधन जो छोटे मोटे स्तर पे होता है, तो ये कैसे सबसे ज़्यादा इसे गैसें निकलती हैं। ये तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़े लेवल का एक कंपनी द्वारा निर्माण किया जाता है। अगर आप कभी मौका मिले तो दिल्ली के सदर बाज़ार में जाइए, वहाँ देखिए कि ये शीत प्रशीत वाला जो संसाधन होता है बहुत बड़े स्तर पे होता है और वहाँ से सबसे ज़्यादा गैसें सीएफसी जैसी गैसें निकलती हैं। और यही सीएफसी गैस ओजोन परत जो होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ओजोन परत को क्षरण करने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। तो अब ये जो गैसें हैं, यही क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देने वाली गैसें हैं। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति पैदा हो रही है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो आप लोग को शायद नीचे ना दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहला जो कारण है तेज़ी से बढ़ता औद्योगिकरण। जो एक देश को विकास करने के लिए बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित किया जाता है, उसमें से जो गैसें निकलती हैं वह ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को सबसे ज़्यादा पैदा करती हैं। और दूसरा जो कारण है तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण और नगरीकरण। और जो बड़े बड़े स्तर पे शहरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, इससे अनेक प्रकार के जंगलों को काटा जा रहा है और अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सीएफसी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का निर्माण होता है। उसके बाद एक कारण है वनोन्मूलन, यानी वृक्षों की कटाई।
वनों को काटने से बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है और जो गैसें निकलती हैं उसको अवशोषित करने के लिए वन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। अगर यही कट जाते हैं तो अवशोषित करने का कोई साधन नहीं बचता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। उसके बाद हुआ अत्यधिक दोहन, जैसे प्रकृति द्वारा जो हमें प्राप्त कुछ ऊर्जा जैसे खनिज जैसे संसाधन मिला है उसका हम जब अत्यधिक ज़्यादा दोहन करते हैं, तो जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल, जब हद से ज़्यादा इसका दोहन करने लगते हैं तो एक समस्याएं पैदा होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति को जन्म दे देती है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, इसका प्रभाव क्या है। ग्लोबल वार्मिंग तो हो गई, आ गई, आप लोग देख ही रहे हैं अपने शहर में, अपने गांव में पहले से ज़्यादा गर्म जैसी स्थिति पैदा हो रही है। अब इसका प्रभाव क्या होता है हमारे आपके दैनिक जीवन में, तो सबसे पहले देखते हैं। पहला जो है ग्लोबल या हिमनद तेज़ी से पिघलता है। ग्लेशियर जो हिमालय आदि पर्वतों पे पाए जाने जो बर्फ के बहुत बड़े शिलाखंड होते हैं, गर्म की स्थिति जब ज़्यादा पैदा होती है तो यह जो है पिघलने जैसी स्थिति होने लगती है। और इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेगा, शहर के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं, वो डूबने लगते हैं। लगभग 2050 तक अगर यही ग्लोबल वार्मिंग की जैसी स्थिति पैदा होती रहेगी तो मुंबई जैसे शहर जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं समस्या में आ सकते हैं। छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं वो डूब सकते हैं। उसके बाद मच्छर जनित बीमारियां 2 मिनट दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग की ही समस्या है कि ये गर्मी का जो आप लोग देख रहे हैं उसी का स्थिति है। उसके बाद मच्छर जनित बीमारियां, जब जल का पिघलाव ज़्यादा होगा तो पानी का जो लेवल होता है ऊंची वाले स्थानों पे, ढलान वाले स्थानों पे, क्षेत्रों में जम जाता है। वहाँ पर मच्छर जनित बीमारियाँ जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और तीसरा जो प्रभाव होगा त्वचा जनित बीमारियाँ, जहाँ पर बारिश या जल का जमाव ज़्यादा होता है वहाँ पर त्वचा जनित जो बीमारियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। और कृषि उत्पादन में कमी, जो कृषि का उत्पादन होता है, सपोज दैट कोई कछार या नदी के साइड में या समुद्र के पास में कुछ उपजाऊ भूमि है, बर्फ़ का पिघला हुआ और वह डूब गया, और जो पहले उस पर कृषि की जाती थी लेकिन अब कृषि नहीं की जा सकती है, और ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। और इससे जो है कृषि उत्पादन में कमी होगी, खाद्य संकट भयावह स्थिति आ जाएगी। और उसके बाद जैव विविधता में कमी और जल जमाव के कारण छोटे छोटे जीव जो है मरने की स्थिति पे कगार पे आ जाते हैं। और कुछ जीव तो पनप पाते हैं लेकिन हर ज़्यादा से ज़्यादा जीव मर जाते हैं। इससे जो है जैव विविधता में कमी आ जाती है। उसके बाद आगे क्रम में देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। एक कहावत है, समस्या है तो समाधान भी है। अगर हम आप लोग जागरूक हो जाएं तो इस स्थिति को सुधार सकते हैं। जैसे कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रूसो, उन्होंने कहा था प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि हमें अपना विकास पर्यावरण को देखते हुए करना चाहिए। और जैसे कि सतत विकास क्या होता है, जैसे कि किसी परिवार को मकान बनाने की स्थिति पैदा होती है और वह मकान एक ऐसे स्थान पे बनाना है जहाँ पे लगभग 2, 4, 10 पेड़ हैं। तो इसका सतत विकास का मतलब होता है कि 2 ही पेड़ काटें और 2 पेड़ काटने से पहले हम 4 पेड़, 10 पेड़ लगाने का प्रयास करें, और जिससे पर्यावरण भी
के हिसाब से हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद वृक्षारोपण, और जो है हम बड़े बड़े क्षेत्र पे जो प्रेजेंट टाइम में जो बंजर भूमि पड़ी हुई हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े स्थानों पर, उस पर वृक्षारोपण करवाना चाहिए। और तीसरा जो चौथा कारण है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना। अब एक बार प्रश्न पूछा था कि गैर परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सी होती हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। ऐसे बहुत से गैर परंपरागत ऊर्जा हैं, हम उनकी ओर जाकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे स्थिति को रोक सकते हैं। इनको बढ़ावा दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति जो है कम हो सकती है। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ और बनता है, विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी देश कौन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी देश कौन सा है। तो सबसे नंबर पे आता है चीन, और दूसरे नंबर पे आता है यूएसए, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा देश। हम विकास के क्रम पे इतना निकलते चले जा रहे हैं कि पर्यावरण का दोहन करते जा रहे हैं। इसको रोका जाए और एक सतत विकास किया जाए। यह एक बार प्रश्न बना था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी देश कौन था। चीन, यूएसए और तीसरे नंबर पे जो आता है भारत। अगर आप बड़े एग्जाम पे तैयारी कर रहे हैं तो इसका क्रम याद करके रखें। और उद्देश्य में ये जो ग्लोबल क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि पृथ्वी के औसत तापमान को 1990 के दशक पे जो तापमान था उनके जैसा लाना, लेकिन हम इसमें विफल रहे। एक और समझौता होता है जो अभी हम आपको आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप इसको वीडियो को नोट करिए और इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करिए। अगला तुरंत हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बच गया था, उसको भी देख लेते हैं, जो प्रवाल विरंजन है। यह ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा प्रभाव में आ गई है। जब यह अपने मानक स्तर को खो देती है तो इसके जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो मरने लगते हैं, और जब मरने लगते हैं तो इसी प्रक्रिया को तब हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी के मध्य में पाया जाता है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। अब जब हमारा क्योटो प्रोटोकॉल असफल रहा तो उसके बाद एक और सम्मेलन होता है, जिसे हम पेरिस समझौता कहते हैं। पेरिस यूरोप का एक देश है, और यहाँ पर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग पे ही एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता फिर से बिठाया गया। यह समझौता 2015 में लाया गया था, और इसी समझौते को हम जानते हैं पेरिस समझौता। और भारत ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए 2 अक्टूबर 2016 में इस पे हस्ताक्षर किया कि आज से हम इसमें सहभागिता निभाने के लिए तत्पर होते हैं, और इसके प्रोटोकॉल के तहत हम अपना विकास करेंगे। और यह प्रतिज्ञा किया कि हम 2030 तक 40% बिजली का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है कि नवीकरणीय ऊर्जा है क्या। हम आपको पहले भी बता चुके हैं
कि नवीकरणीय ऊर्जा जो होती हैं, जैसे कि सूर्य सौर ऊर्जा, बायोमास, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा से जो हम ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और जब ये समझौता पूर्ण हुआ, भारत ने अपना सहभागिता निभा लिया और अपने प्रतिज्ञा किया कि 2030 तक हम ऐसे इसका विकास करेंगे, तो कुछ देश ऐसे थे जो इसका पालन ना करके अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे थे। तो पूरे देशों ने मिलकर कहा कि अगर कोई देश इसका उल्लंघन करेगा इस प्रोटोकॉल के तहत इस प्रोटोकॉल को, तो उस पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा और कार्बन टैक्स को उससे पूरे देश मिलकर उसको वसूल लेंगे। तो कार्बन टैक्स यह होता है जो इस नियम प्रोटोकॉल को मानता नहीं है। तो अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। और इस प्रकार हमारा क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको अगली क्लास में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर आएंगे और इसको समझाएंगे फिर बेहतरीन तरीके से, और यह क्लास विस्तृत क्लास रहेगी। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जितना हम आपको पढ़ाए हैं आप इसको नोट कर लें, और उम्मीद करता हूँ ये आपको कंपटीशन में अच्छी सहभागिता निभाकर आपकी लाइफ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।